चलो अब मजदूरी वाला खत्म हो गया है। मजदूरी के बाद थर्ड मॉड्यूल शुरू कर देते हैं आज। थर्ड मॉड्यूल आ गया, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। वो ये कह रहा है कि मजीनी क्या था, मजीनी था कंजर्वेटिव, ठीक है, सॉरी मजीनी था लिबरल मिडिल क्लास। और जितने भी किंग्स थे, जैसे मटरनिच हमने कहा था, मटरनिच ने अपना खत्म मार लिया। मटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। और जो लिबरल्स हैं और जो कंजर्वेटिव्स हैं ये आपस में दुश्मन है। अब क्या हो गया शुरू कि जब वो ये कह रहा है कि जब कंजर्वेटिव एज द कंजर्वेटिव रजीम ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो लिबरल्स हैं, लिबरल्स वो भी क्या कर रहे हैं, केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन। उन्होंने भी रेवोल्यूशन करनी शुरू कर दी करके। कहाँ पे की है? इटली में, जर्मनी में। आगे पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन जर्मनी, तो उसमें रेवोल्यूशन हुई है सारी। तो फिर क्या आ गया और कहाँ पे हुई है करके रेवोल्यूशन, कहाँ पे हुई है? यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, ये सारी जगह पे रेवोल्यूशन हुई है। ये जो सारी रेवोल्यूशंस है, दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। अब लिबरल नेशनलिस्ट में कौन आता है? मिडिल क्लास, जिसमें कौन है? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स, है ना, ये लोग सारे किसमें आते हैं? मिडिल क्लास। अब हमने क्या पढ़ना है कि मिडिल क्लास की ने क्या क्या रेवोल्यूशंस की है, किसके खिलाफ? कंजर्वेटिव के खिलाफ। वो कौन है? मोनार्क्स किंग। तो उस समय चारों तरफ किंग सा रूल था, तो उनके खिलाफ लिबरल्स ने क्या क्या रेवोल्यूशंस की है वो हमने पढ़नी है। अब आजू इसका जो पेपर में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। राइट ए नोट ऑन, ठीक है, पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, राइट ए नोट ऑन, ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस। राइट ए नोट ऑन, ठीक है, जुलाई 1830 रेवोल्यूशन इन फ्रांस। अब हुआ क्या, यहाँ तो ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई, इसके आगे लिख देंगे एक्सप्लेन। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। हुआ ये कि बोर्बन डायनेस्टी जिसको दोबारा स्टार्ट किया था 1815 में, जहाँ मैंने पढ़ा था ना ट्रीटी ऑफ वियना, उसमें फर्स्ट पॉइंट यही था, द बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, उनको दोबारा। तो 15 इयर्स चलने के बाद अब क्या हो गया, उस बोर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया। किसने? बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज, लिबरल्स ने कर दिया। अब उसकी जगह पे उन्होंने बिठा दिया, इसको उन्होंने बिठाना, किसको बिठा दिया? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, ये क्या होता है? ये वो होता है कि जिसकी पावर होती है किंग की, तो वो बिठा दिया। कौन सा बंदे का नाम क्या था? लुइस फिलिप। ये 1 मार्क्स में आया था कि किसको बिठाया था? मटरनिच हमने पढ़ा था, मटरनिच के 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। मटरनिच ने क्या बोला? उसने कहा कि व्हेन फ्रांस रीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस छींक मारता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो कुछ फ्रांस में होता है वो सारी चीजों का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? पूरे यूरोप में पड़ता है। अब मटरनिच क्या है, लो पे आ गया पंगा। क्या पंगा पड़ गया? अब फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुई है, अब पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन शुरू हो जाएंगे। तो व्हेन फ्रांस रीजेस मटरनिच व्हाट इज सेड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जुलाई रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा कि जो ब्रुसेल्स रिजल्ट हो गया, क्या रिजल्ट निकला? अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, मतलब रिवोल्ट हुआ कहाँ? ब्रुसेल्स में, ठीक है, विच लेड टू बेल्जियम, बेल्जियम टूट गया। कहाँ टूट गया? किससे टूट गया? बाय द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यहाँ से अलग हो गया। तो इसका फर्स्ट फैक्टर ये पड़ा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में काफी आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करो। आपने जब भी पढ़ना है, और पहले भी मैंने बताया है कि बुक लेके पढ़ना है, साथ में बुक और पेन आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए जब भी आपने ये वीडियो देखनी है। तो आ गया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
ठीक है, एक्सप्लेन आ जाएगा अगेन, ठीक है, या नोट आ जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट, ये भी आ सकता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो आ गया फीलिंग्स, जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स है, वो एजुकेटेड एलीट, उसके कारण भी ग्रीक में रेवोल्यूशन आई है। कैसे? ग्रीस है क्या, यहां से आंसर होता है ग्रीक, ग्रीस कंट्री और ग्रीक वहां के लोग आ गए। ग्रीस वॉज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, टर्की का जो रूल है तो उसके अंडर था सिंस 15th सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीस में क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, लोग देशभक्ति आ गई, जैसे फ्रांस के लोगों को देख के इधर भी देशभक्ति लोग आ गई, रेवोल्यूशन की फीलिंग आ गई आपके, ठीक है। एंड उन्होंने फिर क्या किया, वो रेवोल्यूशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी करके, ठीक है। और ग्रीक्स बीच बगेन कब शुरू हुआ, ये 1821 में। जितने भी देशभक्त नेशनलिस्ट हैं ग्रीक्स, उनको सपोर्ट कहाँ से मिली है, दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स, जो दूसरी कंट्री में ग्रीक रहते थे उनसे उनको सपोर्ट मिल गई, और जो वेस्ट यूरोपियन कंट्री में उनसे भी सपोर्ट मिल गई करके। जितने भी पोइट्स आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ग्रीक, दे सी ग्रीक एज क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है कि विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, हमने कहा ग्रीस। तो पोइट्स आर्टिस्ट सब क्या कहते हैं इसको, ये क्रैडल है, झूला है, क्रैडल झूला है, सारी सिविलाइजेशन यहीं से ओरिजिनेट हुई है यूरोप की, ठीक। और उसमें फिर क्या है कि सबने सपोर्ट की है, और इसमें किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। एक इंग्लिश पोइट था लॉयड बायरन, उसने क्या किया, उसने पैसे इकट्ठे किए, ऑर्गेनाइज फंड्स, और ही फाइट अगेंस्ट द फाइट इन द वॉर। वो मतलब कि उसकी डेथ हो गई है, कैसे, बाय फीवर, कब, 1824 में। अब ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि फाइनली बाय द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल इन 1832 ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है बाय विच ट्रीटी ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस, हमने कहना है बाय द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ये इंपॉर्टेंट है कि बाय द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, ठीक, इसको कर लो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक क्रैडल वाला क्वेश्चन आ गया कि ग्रीक एज ए क्रैडल ऑफ यूरोपियन, ये वाला। ये 2 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, इसमें से आते हैं। तो दिस इज हाउ ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन आ जाए, चाहे आ जाए रोमांटिसिज्म, इसमें से कुछ भी आपको आता है, ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन ये भी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर रोमांटिसिज्म आ जाए, नोट आ जाए, जो मर्जी आ जाए, बस कीवर्ड ये वाले हैं, ये तो वहां पे होंगे, ठीक है। तो ये आपने करने हैं। अब ये होता क्या है, सुन लो। रोमांटिसिज्म का मतलब ये होता है कि उस समय जो देशभक्ति है वो ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति है, वो खाली रेवोल्यूशंस के थ्रू, लड़ाइयों के साथ नहीं आई है करके, जो कल्चर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, कल्चर के थ्रू भी क्या है देशभक्ति फीलिंग डेवलप हुई है। उसमें क्या है, उसमें ये आ गया कि वो पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, सॉन्ग्स, ये फोक सॉन्ग, फोक स्टोरियां, स्टोरीज के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू जब लोगों के अंदर देशभक्ति पैदा की है ना करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कल्चरल इमेजिनेशन और रोमांटिक इमेजिनेशन और रोमांटिसिज्म। इसकी डेफिनेशन है आप, ठीक है, ये वाली लाइन से आप करोगे और साथ में ये डेफिनेशन आ गई। व्हाट इज रोमांटिसिज्म? इट इज अ कल्चरल मूवमेंट which try to develop particular form of national sentiments। किसके थ्रू? थ्रू पोएट्री, सॉन्ग्स, म्यूजिक। इसमें होता क्या है, जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे और, ठीक है, और पोइट थे, उन्होंने कहा कि ये कोई रीजन, साइंस कुछ नहीं होता करके, ठीक है। उन्होंने इसको सबको रिजेक्ट किया, साइंस में वगैरह को, ठीक है। और किस पे फोकस किया उन्होंने, और दे फोकस्ड, ठीक है, दे फोकस्ड ऑन द इमोशंस
इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिक फीलिंग्स, इस पे फोकस किया। अब देयर एफर्ट वाज, क्या एफर्ट था उनका, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर पास्ट, ये हमने डेवलप करना है। फिर इसकी एग्जांपल है, रोमांटिसिज्म की एग्जांपल क्या है कि या तो आपको क्वेश्चन आता है कि राइट ए नोट ऑन, ठीक है, जॉन गॉडफ्राइड, ठीक है, या व्हाट डू यू नो अबाउट जॉन गॉडफ्राइड, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये उसकी एग्जांपल है, ये अगर पेपर में क्वेश्चन आता है या आ जाएगा कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल। तो ये एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है कि एक रोमांटिक आर्टिस्ट था, जर्मन फिलोसोफर, उसका नाम है जॉन गॉडफ्राइड हर्डर, ये उसका नाम है। वो क्या कहता है, वो कहता है ट्रू जर्मन कल्चर कहाँ पे है, इट डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि दास वोक का मीनिंग क्या है, दास वोक का मीनिंग क्या है, कॉमन पीपल, ये हमने लर्न करना है। फिर उसने क्या कहा कि इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस, कि जो ट्रू स्पिरिट है, जो देशभक्ति की ट्रू स्पिरिट है, ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ये भी हमने करना है। तो ये जो ना आप लोगों को ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, मैं मार्क करता हूँ 1 मार्क्स क्वेश्चन। एक तो हमारा दास वोक, ये करना, ये कॉमन पीपल आ गया, या ये आ गया ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ये वोक जीस्ट, ये आपने करने हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको पॉपुलराइज करना है। सो कलेक्टिव रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ, सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया रोमांटिसिज्म में। मेन उनका एम्फेसिस क्या था, मेन एम्फेसिस क्या था, द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस को हमने डेवलप करना है। और क्या करना है, कलेक्शन ऑफ लोकल फोक आर्ट इकट्ठा करना है, उसको इकट्ठा करना है, ठीक है। एंड बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न मैसेज, ये भी लेके जाना है। अब पेपर में क्वेश्चन आपको ये आएगा, ध्यान से सुनना, पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि रोमांटिसिज्म की जो फीलिंग है, ठीक है, हाउ द रोमांटिसिज्म वाज स्प्रेड थ्रू द पोएट्स एंड द पोएम्स एंड द स्टोरीज बाय म्यूजिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो रोमांटिसिज्म की फीलिंग जो पोएट्री के थ्रू, सॉन्ग से थ्रू कैसे डेवलप हुई है, उसकी एग्जांपल है। उसकी एग्जांपल हमारी ये वाली आ गई है। सो केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड में क्या हुआ था, पोलैंड को डिवाइड कर दिया था। किसने डिवाइड किया था, 18वीं सेंचुरी में डिवाइड हो गया था। 3 कंट्रियां थी, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये 3 कंट्रियों मिलकर पोलैंड एक कंट्री थी, उसको डिवाइड कर दिया, अपने अपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब पोलैंड तो क्या आ गया, पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब इंडिपेंडेंट कंट्री तो रहा ही नहीं करके, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर देशभक्ति की फीलिंग्स हैं, वो अलाइव रखी है। कैसे जगाई है, थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, म्यूजिक एंड लैंग्वेज के थ्रू लोगों के अंदर देशभक्ति फीलिंग अराइज की है। इसकी एग्जांपल दो, कैरोल कर्बंस्की, ठीक है, इसने देशभक्ति फीलिंग कैसे अराइज की है, थ्रू द ओपराज एंड म्यूजिक। वो ब्रिटिश सॉन्ग, मतलब एक मोटी सी लेडी होती है, वो ओपरा से ऐसे सॉन्ग गाती होती है, करके ऊंची सी चीखती होती है वो, और म्यूजिक के थ्रू ऐसे लोगों के देशभक्ति जगाई है। किसने जगाई है ये वाली फीलिंग, पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो किसने जगाई है, तो फिर हम लोग कह देंगे ये है कारो कर्बंस की, ये वाला, और ओपरा के थ्रू जगाई है। और किसके थ्रू जगाई है, फोक डांसिंग के थ्रू। फोक डांसिंग कौन से वाले, ये पोलोनाइज एंड मजरूका, ये आपको पेपर में आ जाएगा कि उनके फोक डांसिंग के नाम लिखो करके, ये वाले आगे, ये 2 फोक डांसेस आगे, ये जो ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये वाले, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है सारे, ये आपने अच्छे से मार्क कर लो। और ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स पे हो गया, इसको आपने रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ये आप लोगों को कंप्रीहेंशन में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है, केस स्टडी में, ठीक है। तो ये सोर्स भी उसमें से आएंगे, आप लोगों को पैराग्राफ मिलेगा, ये पैराग्राफ आ जाएगा, कोई भी पैराग्राफ सोर्स आ जाएगा, और उसमें से फिर आप लोगों ने उसके आंसर्स देने हैं, तो इसको अच्छे से आपने रीड करना है। तो अब आ गया, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पोलैंड की एग्जांपल पढ़ी कि कैसे पोलैंड में सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू,
ठीक है, लैंग्वेजेस के थ्रू कैसे लोगों के अंदर देशभक्ति फीलिंग जगाई और किसने जगाई है, ये बंदे हमने कर लिए, और कौन से सॉन्ग है ये हमने कर दिए। अब ये तो आ गया एग्जाम्पल हम लोगों ने की है सॉन्ग्स की और म्यूजिक की। उसके बाद अगला जो पूरा पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि खाली सॉन्ग्स के थ्रू ही नहीं देशभक्ति जागी है। अब क्या है, लैंग्वेज टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनल सेंटिमेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि लैंग्वेज ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। कैसे, वो कह रहा है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, हमने पहले पढ़ लिया है कि पोलैंड एक कंट्री था, उसको 3 कंट्री में डिवाइड किया था, सबसे ज्यादा पार्ट किसके अंडर था, रशिया के पास था। तो अब रशिया ने क्या किया, आफ्टर ऑक्यूपेशन रशिया ने क्या किया, पोलैंड को, उनकी जो पोलिश लैंग्वेज थी वो द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, स्कूल से निकाल दी, रशियन लैंग्वेज लगा दी कि कोई भी लोग पोलिश नहीं बोलेंगे पोलैंड में, और क्या बोलेंगे, ओनली रशियन लैंग्वेज बोलेंगे। 1831 में लोगों ने रिवोल्ट किया, लेकिन रशिया ने उसको क्या कर दिया, वो क्रश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैनी मेंबर्स, जितने भी जो फादर्स वगैरह होते हैं करके इन पोलैंड, उन्होंने लैंग्वेज को वेपन बना लिया कि लोगों के अंदर देशभक्ति की जगाने के लिए। कैसे कैसे किया उन्होंने, पोलिश वाज यूज्ड एज कल्चर गैदरिंग, चर्च गैदरिंग। जब भी चर्च वगैरह होती है, चर्च की मीटिंग संडे को जैसे चर्च गैदरिंग होती है, तो उन्होंने क्या किया, चर्च गैदरिंग्स में जो उस समय पादरी थे, तो उन्होंने जो बैन लैंग्वेज थी पोलिश, उसका यूज किया जानबूझ के कि हम पोलिश ही बोलेंगे, हम लोग रशियन नहीं बोलेंगे। क्या था, शो करने के लिए कि हम रशिया के खिलाफ हैं। चर्च गैदरिंग में क्या, पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग, और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी होती थी। एज रिजल्ट फिर जितने प्रीस्ट थे और बिशप्स थे, दे वर पुट इनटू जेल। कहाँ भेज दिया, साइबेरिया में। किसने भेजा, रशियन अथॉरिटीज ने। क्यों, कि पनिशमेंट है कि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में प्रीच नहीं किया, इसलिए उनको पनिशमेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। ये हमारा क्वेश्चन है कि कैसे लैंग्वेज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लैंग्वेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये पिछली बार पेपर में आया भी था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपरों में, ठीक है, इजी है। अब इसमें है क्या, 1830 वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स, एक्सप्लेन। ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन। यहाँ आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इन यूरोप। छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि 1830s में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ गई, जैसे कोविड के बाद बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उस समय भी यूरोप में 1830s में ऐसा हुआ है। क्यों हुआ करके, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। पॉपुलेशन इंक्रीज करने से क्या हो गया कि लोग ज्यादा, जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, काम कम था, लोग ज्यादा हो गए। पॉपुलेशन फिर क्या होगी, रूरल एरिया से कहां पे आ रही है, माइग्रेट टुवर्ड द सिटीज और स्लम्स में रह रहे हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इन द टाउन्स वर ऑफन फेस, बहुत कंपटीशन को आ रहा था। जितने भी लोग थे, जैसे हमने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हिस्ट्री चैप्टर में, कि जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे उनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, तो दे हैव टू फेस बिग कंपटीशन। कैसे, इंग्लैंड से मशीन का बना हुआ माल आता था, मशीन मेड गुड्स, तो वो सारा सस्ता सामान होता था, तो सारे लोग वो लेते थे। तो इंडिया का सामान जो मशीन मेड गुड्स, सारा सामान वही लेते थे, और जो लोगों ने हाथ में घर से बनाया है वो थोड़ा महंगा है, वो नहीं लेता था। तो इसलिए जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बड़ी मुश्किल आई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स दे फेस स्टिफ कंपटीशन, कहां से, फ्रॉम इंपोर्ट चीप मशीन मेड गुड्स, कहां से आ रही है, इंग्लैंड से। बड़ा कंपटीशन आया क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे एडवांस थी, फैक्ट्री पहले लगी थी, और स्पेशली कहां पे, टेक्सटाइल वाली फील्ड में था, टेक्सटाइल में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, इन दोज ये हो गया।
फिर वो जो एरियाज है जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी है, जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी, जहाँ नोबिलिटी थी, लैंडलॉर्ड्स का रूल था, और वो क्या है वहाँ पे लैंडलॉर्ड वो अपनी पावर एंजॉय कर रहे हैं, पीजेंट्स दे स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। जितने भी फ्यूडल ड्यूज हैं, जो टैक्सेस हैं, फ्यूडल मतलब फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस मतलब ऑब्लिगेशन मींस टैक्सेस, जो लैंडलॉर्ड को टैक्स देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका बर्डन बहुत ज्यादा बिजनेस के ऊपर। तो फिर क्या आ गया, द राइज ऑफ प्राइस, जो बैड हार्वेस्ट हो रही है, कोई बारिश बुरिश पड़ गई, जब क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई, तो उस समय क्या हो गया, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी। अगर ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा वहां बैड हार्वेस्ट हो रही है, कुछ क्रॉप सारी खराब होगी, तो पूरे यूरोप में पॉवर्टी हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें वो ये कह रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करने से जॉब्स कम थी, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए भाग रहे थे, तो रूरल एरिया से लोग कहाँ पे आ गए, शहरों में आ गए, ओवर क्राउडेड slum में रहना शुरू, गंदी बस्ती में रहना शुरू कर दिया, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बड़ी मुश्किल आ रही है, वो बड़ा कंपटीशन कहाँ से आ रहा है, इंग्लैंड की मेन जो मशीन मेड गुड्स है वहां से कंपटीशन आ रहा है, ठीक। और प्रॉब्लम किसको आ गई है, जो घरों में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो जो लोग हैं जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी लैंडलॉर्ड का रूल ज्यादा है, वहाँ पे और ज्यादा मुश्किल आ रही है। क्यों, वहाँ पे फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है, टैक्स बहुत ज्यादा है करके, और कभी बैड हार्वेस्ट होगी तो फिर पॉवर्टी, चार तरफ पॉवर्टी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया था, 5 में भी आ जाएगा चाहे 3 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि 1848 में रेवोल्यूशन बता दो, फ्रेंच रेवोल्यूशन पहली कब आई थी, 9th में पढ़ा था, 1789 में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि 1830 जुलाई रेवोल्यूशन हमने अभी पढ़ी है। अब जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि जो लुइस फिलिप था उसको बिठा दिया था। अब 1848 में क्या हो गया, हमने पढ़ा कि पूरे यूरोप में भूखमरी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, तो लोग बहुत दुखी हो गए हैं। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन कहाँ पे आती है, फ्रांस में। अगेन अभी भी ऐसे हुआ कि फ्रांस में अब 1830 के बाद दोबारा फिर रेवोल्यूशन आ गई 1848 में। 1830 में किसको बढ़ाया था, जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था, ये लुई फिलिप को बढ़ाया था, उसको बढ़ा दिया लोगों ने। अब देखते हैं द ईयर, पेपर आपको आ जाएगा, ठीक है, नोट ऑन द 1848 रेवोल्यूशन। फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, पूरी पॉपुलेशन, पेरिस के लोग कहाँ पे आ गए, रोड्स के ऊपर आ गए, बैरिकेड्स थे जो तोड़ रखे थे वो इरेक्टेड, लुइस फिलिप था वो उसको भगा दिया, ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली मैंने भगा देना, उसको भगा दिया वहां से। फिर क्या हो गया, जैसे पहले नेशनल असेंबली बनी थी, ठीक है, इस तरह से नेशनल असेंबली ने क्या क्या दिया कि डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक इज ए कंट्री वेयर हेड इज चूजन बाय द पीपल। इंडिया इज ए रिपब्लिक, क्यों, क्योंकि जो हेड है, प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ कंट्री चूजन बाय द पीपल। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड इज नॉट रिपब्लिक, क्यों, क्योंकि वहां पे हेड एक है, हेरिडेटरी है, पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, अब किंग चार्ल्स है, तो इस तरह से वो रिपब्लिक नहीं है। तो फ्रांस के लोगों ने क्या कहा कि डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक और ग्रांटेड सफरेज मतलब राइट टू वोट, सभी मेल्स को राइट टू वोट दे दिया 21 के ऊपर वालों को, क्योंकि फीमेल को नहीं दिया। फीमेल को तो हमने 9th के बुक में पढ़ा था कि 1946 में फीमेल को राइट टू वोट मिला था, और क्या मिला, राइट टू वर्क दे दिया लोगों को। तो एंड नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट बनाई, लोगों को काम देने के लिए नेशनल वर्कशॉप बना दी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये रीडिंग में मारना है, एक सिंपल स्टोरी सी है, ठीक है। डिस्क्राइब द वीवर्स रिवोल्ट इन सिलेशिया, यहाँ पर लिखो डिस्क्राइब वीवर्स रिवोल्ट इन सिलेशिया। रिवोल्ट है, वीवर्स रिवोल्ट स्टोरी है, स्टोरी सुनना है क्या। सिलेशिया एक जगह है, वहां पे क्या था कि वीवर्स मतलब जो कपड़ा बुनने वाले हैं, तो कंट्रैक्टर्स ने क्या किया, जो उनको ऑर्डर देते थे कपड़ा बनाने के लिए, उन्होंने उनके जो ऑपरेटर को दिए कि पैसे बहुत ज्यादा कम कर दिए, तो मतलब काम उनसे ज्यादा करवा रहे, पैसे वेजेस उनको दे दे रहे। तो उन्होंने वेजेस के लिए अपनी डिमांड की, लेकिन वेजेस उनकी डिमांड से तो पूरी नहीं हुई,
डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने क्या कुछ किया और क्या क्या व्हाट हैपेंड, ये पूरी स्टोरी है वो पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है कि वीवर्स रिवोल्ट इन सिलेशिया। लेट्स स्टार्ट। हाँ जो वो कह रहा है इन 1845 वीवर्स इन सिलेशिया एक रिवोल्ट किया। किसके केस में किया? कॉन्ट्रैक्टर जो उनको काम देता था, उस सप्लाई रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर सामान बनाने के लिए। उसने क्या किया? रिड्यूस द पेमेंट्स, पैसे बहुत कम कर दिए। क्या कुछ किया ये इसमें बता रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये इन दीज विलेजेस, अब क्या था श्रीहरित में 18,000 लोग रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? कॉटन वीविंग का काम कर रहे हैं और ये जो मेन काम है उनका, उनकी बहुत बुरी हालत है वर्कर्स की, ठीक है। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज टेकन द एडवांटेज, मतलब काम नहीं मिल रहा करके तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, हमने पीछे पढ़ा है हंगर वगैरह और इसी करके, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके वेजेस बहुत ज्यादा कम कर दिए, रिड्यूस, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस द वेजेस प्राइसेस ऑफ द गुड्स, जो भी ऑर्डर करता है। अब हुआ क्या ये देखते हैं व्हाट हैपेंड। उस समय जब वेजेस कम कर दिए कॉन्ट्रैक्टर्स के, कॉन्ट्रैक्टर ने जब वीवर्स के जो कपड़ा बुनते हैं उनके वेजेस कम कर दिए, मतलब पैसे कम कर दिए, तो फिर ठीक है, तो उन्होंने क्या किया करके ये देखते हैं। ऑन जून 2 PM ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, आगे, और उन्होंने फिर वो जो हवेली थी, इसका मतलब हवेली, वो कॉन्ट्रैक्टर की हवेली की तरफ आ क्या डिमांड किया उन्होंने? हाई वेजेस, कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ हमारे। दे वर ट्रीटेड विद द, उनको बड़ी धमकियां दी, उनके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट उनको मारा पीटा। फॉरिंग दिस ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे, वो चले गए इनटू द हाउस, उसके घर, कॉन्ट्रैक्टर घर पे जाकर अटैक कर दिया, स्मैश द विंडोज, विंडो पे स्मैश, फर्नीचर सब तोड़ दिया उसका, ब्रोक द स्टोर हाउस, सारा कुछ लूट लिया उसका, ठीक। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ भाग गया? अपनी फैमिली को लेके नेबरिंग विलेज में चला गया, ठीक है। किसी ने उसको शेल्टर नहीं दी करके वो वापस आ गया 24 आवर्स में। उसने आर्मी बुला ली, ठीक है। फायरिंग हुई, फायरिंग में कितने बंदे मर गए? 11 पीपल वर शॉट डेड। तो ये सिंपल स्टोरी है, एक रीडिंग मारोगे, आपको खुद भी रीडिंग मारोगे तो आराम से समझ आएगा, छोटी सी स्टोरी है, ठीक। अब आ जाओ 1848 रेवोल्यूशंस। हमारे चैप्टर का नाम ही रेवोल्यूशंस है, एजर रेवोल्यूशंस, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला आता है, पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग रीजन्स, द वर्कर्स इन मैनी European countries in year 1848, a revolution led by educated middle class was underway. ये क्वेश्चन है, मतलब लगा लो कि 10 में 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आया है पेपर में। ओकेजनली किस्मत माड़ी हो तो ऐसा कुछ आता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाता है तो इसे कर रहे हैं, ठीक। इसका आंसर ये वाला है। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा कि सारे पुअर पीजेंट्स की, पुअर वर्कर्स की रेवोल्यूशंस पढ़ी है। तो वो ये कह रहा है कि पुअर लोगों की रेवोल्यूशंस के साथ साथ, वर्कर्स की रेवोल्यूशन के साथ साथ यूरोप में 1848 में ए रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। उसमें कौन लोग थे? उन्होंने पढ़ा था, प्रोफेसर्स, टीचर्स, है ना, तो बिजनेसमैन, वो लोग थे एजुकेटेड मिडिल क्लास में। तो वो मिडिल क्लास है, उनकी रेवोल्यूशन भी चल रही थी, वो बताओ कैसे चल रही थी, उसकी एग्जांपल दो आप, वो हमने पढ़ना है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक्सप्लेन यहाँ लिख देंगे और यहाँ से आंसर शुरू हो गया कि इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस, जब हमने पढ़ा था कि उसको भगा दिया था लुई 16 को। इससे हुआ क्या था? एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, लुईस फिलिप को एब्डिकेशन मतलब रिमूव करना, भगा दिया, मोनार्क को भगा दिया, और वहां पे क्या हमने पढ़ा था? रिपब्लिक को एस्टैब्लिश कर दिया। और यूनिवर्सल मेल सफरेज, मेल्स को राइट टू वोट मिल गया था 21 के ऊपर वाला, ये हमने कभी पीछे पढ़ा, पिछले वाले पेज में पढ़ा है। बाकी अनदर पार्ट्स ऑफ यूरोप जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशंस
नहीं हुई थी, जब जर्मनी, इटली, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थी, वहाँ पे क्या था, मैन वुमेन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्होंने अपने डिमांड्स को इकट्ठा करके, ठीक है, अपना देश को इकट्ठा करके, डिमांड्स को इकट्ठा करके देश को इकट्ठा करने की कोशिश की है अपने डिमांड के साथ। दे टुक एडवांटेज, उस समय लोगों में बहुत गुस्सा था राजे के खिलाफ, उसका फायदा उठा के उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग क्या है, तो उनकी डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ एक देश बनाते हैं, ऑन द कौन सा देश बनाएंगे, ऑन द पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, फ्रीडम होएगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी, और क्या, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस होएगी। मिडिल क्लास में दोबारा बताता हूँ कि गरीबों की रेवोल्यूशन के साथ साथ, ठीक है, मिडिल क्लास की भी रेवोल्यूशन चल रही थी, उसको बताओ। वो ये कह रहा है कि फरवरी में मिडिल क्लास ने रेवोल्यूशन की थी फ्रांस में, हमने पढ़ा था, लुईस फिलिप को भगा दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और यूनिवर्सल मेल सफरेज बना दिया, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। अब जिन देशों में नेशन स्टेट्स नहीं थी, ये वाली जर्मनी, इटली वगैरह, वहां पे क्या था, लिबरल मिडिल क्लास ने अपने सारी कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन, सारी डिमांड्स को इकट्ठा किया और लोगों के गुस्से का फायदा उठा के उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा हम इकट्ठा देश बनाते हैं। कौन सा देश बनाते हैं, नेशन स्टेट ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होएगी और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन होएगी। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाओ आगे, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि ये हमारी एग्जांपल आ जाती है कि मिडिल क्लास रेवोल्यूशन की एग्जांपल है कि डिस्क्राइब द मिडिल क्लास रेवोल्यूशन, ठीक। यहाँ फिर इसका अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट, ठीक है, या राइट ए नोट डाउन आ गया, या व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट है क्या, जर्मनी में एक जगह है। 9th में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि जो फ्रांस के लोग थे वो टेनिस कोर्ट पे सारे इकट्ठे हो गए थे, इकट्ठे होकर उन्होंने क्या कहा था, राजे को क्या कहा था कि अपने जो सारी पावरें हैं वो हमको दे दो और जो पूरे देश में एक लोग पीपल्स का रूल चलेगा, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने नेशनल दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली एंड दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस एंड दे वांट टू लिमिट द पावर्स ऑफ नॉर्थ। तो जो फ्रांस के लोगों ने हुआ था। सिमिलरली जर्मनी में भी ऐसे सभी लोग इकट्ठे हुए, 831 लोग इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए थे, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। तो उन्होंने ही मिडिल क्लास लोग थे सारे, जिसमें प्रोफेसर्स और टीचर्स और एजुकेटेड लोग सारे आ गए। तो उन्होंने अपनी असेंबली बना के राजे को बोला, उसको प्रपोजल क्या दिया कि अपनी सारी पावर्स हमको दे दो, जैसे फ्रांस में हुआ था। लेकिन और ये इन्होंने गलती आ की, ये खाली अकेले थे, इन्होंने जो बाकी लोग थे छोटे लोग, पुअर लोग हैं, उनको साथ में लिया ही नहीं, तो उन्होंने सपोर्ट किया ही नहीं। तो राजे ने क्या किया, बाकी जो फ्रांस का जो जर्मनी का राजा था, तो उसने बाकी जो सारे और राजे थे उनकी हेल्प लेके उनकी हेल्प से ये जो इनका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इनका रिवोल्ट था उसको क्रश कर दिया। तो ये हमें पढ़ना है। लेट्स सी, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, अब ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट ए नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इन जर्मन रीजन्स, फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है। इन जर्मन रीजन्स लार्ज नंबर ऑफ एसोसिएशंस, जिसके मेंबर कौन थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, है ना, आर्टिशियंस, वो सारे इकट्ठे हो गए। कहाँ इकट्ठे हो गए, फ्रैंकफर्ट में। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, हम नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है। कब, ऑन 18 मई 1848, 831, ये लर्न करना अच्छे से। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने एक प्रोसेशन जुलूस निकाला, कहाँ गए, ठीक है, देयर फ्रैंकफर्ट टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये कहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई, कहाँ उन्होंने, कौन उन्होंने कॉल्ड, ये कहाँ बुलाई, चर्च ऑफ सेंट पॉल, यहाँ पे बुलाई थी। अभी नेक्स्ट पेज पे अपनी पिक्चर है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे चर्च ऑफ सेंट पॉल बुलाई। तो उन्होंने क्या बनाया, दे ड्राफ्टेड, दे मेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस नेशन, जर्मन नेशन, सॉरी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। उन्हें उसमें क्या लिखा कि मोनार्की हेड होएगी, लेकिन वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होएगी। When deputies offered the crown, सबने राजे को कहा, क्राउन मैंने किंग को ये ऑफर दी, ठीक है, ये राजा था करके, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, वो माना ही नहीं।
उसने बाकी किंग्स को मनार्क्स को साथ में लिया, और जो भी इनको अपोज कर रहे थे, वाइल द अपोजिशन, और इनकी किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं की करके, वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी मिलिट्री, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, राजे सारे इकट्ठे हो गए करके। तो जो इनका जो पार्लियामेंट थे, ये 831 लोग थे, इनका बेस कम हो गया। कैसे हो गया? द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय, इसमें खाली मिडिल क्लास ही थे। मिडिल क्लास में क्या किया था, वर्कर्स आर्टिशियंस की डिमांड को लिया नहीं था करके, तो इनकी सपोर्ट नहीं मिली करके। तो फिर क्या हो गया, जो राजा ने आर्मी बुलाई, ट्रूप्स बुलाए, और एंड क्या, असेंबली को दे वर फोर्स्ड टू डिसबैंड, सारी असेंबली को तोड़ दिया, डिसबैंड। तो यहां तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये वाला फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। ठीक, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट द्वारा सुन लो कि जनवरी में 18 मई 1848 को 831 लोगों ने अपना अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करके तो राजा को ये ऑफर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन monarchy हम बना दो, सारी पावरें पार्लियामेंट के हाथ में होंगी। लेकिन राजा ने रिजेक्ट कर दिया और वहां पे ट्रूप्स भेजे और वो क्रश कर दिया, रिवोल्ट खत्म हो गया। ठीक, और ये अलग से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये वाला, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल विद द लिबरल मूवमेंट, एक्सप्लेन। वो ये कह रहा है कि जो लिबरल्स की मूवमेंट थे, मिडिल क्लास प्रोफेसर, डॉक्टर्स और टीचर्स, इनकी जो मिडिल क्लास की जो रेवोल्यूशन थी, इसमें जो फीमेल को राइट टू वोट था वो कंट्रोवर्शियल था, इन्होंने दिए ही नहीं, फीमेल्स को राइट दिए नहीं करते। उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि फीमेल्स को राइट टू वोट वगैरह कुछ नहीं मिला हुआ था। उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए, लेकिन उनको मतलब बड़ी हेल्प की है रिवोल्ट्स में, लेकिन उनको ज्यादा पावर्स नहीं दी करके। उन्हें पढ़ी दिया था पहले, तो बड़ी लेट पावर्स मिली है उनको। तो फीमेल्स को मतलब अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिलता था। तो देखते क्या था, क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल राइट में तो राइट टू वोट तो फीमेल को मिला ही नहीं करके। हुआ क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ वुमेन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कितने सभी फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया है मूवमेंट्स में। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर, अपने एसोसिएशन बनाई उन्होंने, ठीक है, फोन न्यूज़पेपर चलाए उन्होंने, एंड टेकन पार्ट इन द मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, सारा कुछ फीमेल्स ने किया है। डिस्पाइट दिस, इस सारा कुछ करने के बावजूद भी फीमेल्स क्या है, दे वर डिनाइड, उनको मिला ही नहीं। क्या? दे वर डिनाइड, किसमें डिनाइड किया उनको? दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स। सफरेज मतलब वोट, उनको राइट टू वोट मिला ही नहीं करके। ड्यूरिंग इलेक्शंस व्हेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कॉल्ड, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ, अभी फोटो दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, बनी हुई बुक में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कॉल्ड, जब बुलाई है, कहाँ बुलाई है? चर्च ऑफ सेंट पॉल। फीमेल्स वर एडमिटेड एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। फीमेल्स को कोई बस बैठाया भी नहीं, खड़ा रखा। कहाँ खड़ा रखा? इन द विजिटर्स गैलरी। ये आपको दिखा देता हूँ, ये फोटो में देखो आप, यहाँ कहीं फोटो निकल गई पीछे, देखता हूँ एक बार। हाँ ये देख लो, ये है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आप देख लो नीचे क्या लिखा है। सी क्या कह रहा हूं, यहाँ देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे है? इन चर्च ऑफ सेंट पॉल। नोटिस वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी, वो गैलरी में खड़ी हुई हैं, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। ये है हमारा क्वेश्चन, हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है कि फीमेल्स को राइट टू वोट मिला नहीं करके। लास्ट क्वेश्चन आ गया, इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि जो ये सारे राजे थे ना, वो छापे गए थे, रिवोल्ट्स हो रहे हैं, रेवोल्यूशंस हो रही है, मूवमेंट्स चल रही करके। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है, ये सारा कुछ बंद करने का एक तरीका है कि जितने भी ये जो पुअर लोग हैं, मिडिल क्लास है, इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत राइट्स वगैरह दे दो, कुछ फैसिलिटीज दे दो, तो कम से कम इनका रिवोल्ट कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि जो राजाओं ने फिर उनको रिवोल्ट और उनको जो कुछ फैसिलिटीज वगैरह क्यों देनी शुरू कर दी, उनकी डिमांड्स को क्यों मानना? क्योंकि वो कहते थे कि जो ये जितने रिवोल्ट वगैरह ये खत्म होगा खाली, इसलिए उनकी डिमांड्स को थोड़ा मानना है, उनको कंसेशंस दिए हैं करके। हम लोग पढ़ लेते हैं, अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब किंग्स,
ये सारे किंग्स आ गए। किंग्स वर एबल टू सप्रेस, उन्होंने जितने भी लिबरल मिडिल क्लास थे, ये टीचर डॉक्टर वगैरह प्रोफेसर, उनको सप्रेस कर दिया इन 1848। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन सिस्टम सेटिंग हुई नहीं उनकी प्रॉपर। किंग्स किंग्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज, उन्होंने क्या रियलाइज किया कि साइकिल ऑफ रेवोल्यूशंस और रिप्रेशंस could not be ended by could only be ended by granting concessions to the liberal national revolutionaries। कि ये जो साइकिल है, एक को हम खत्म कर रहे हैं, दूसरा आ रहा है, दूसरा रिवोल्ट खत्म कर रहे हैं, तीसरा रिवोल्ट आ रहा है, तो ये साइकिल चली जा रहा है रिवोल्ट का, रेवोल्यूशंस का। ये कब खत्म होएगा? ओनली बाय गिविंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। उनको कुछ कंसेशंस देंगे, कुछ फैसिलिटीज देंगे, तभी वो लोग रुकेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि वाई, यहाँ लिख दो वाई, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आएगा वाई जो मोनार्क्स स्टार्टेड ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट। ये आ गया कि मोनार्क्स ने, ये क्वेश्चन हमारा आ गया कि वाई मोनार्क्स, ठीक है, तो उन्होंने दे स्टार्टेड गिविंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट को, रेवोल्यूशन को कंसेशंस क्यों देने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ आप लोगों को वाई, ग्रीन वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो गया कि इनको हम कंसेशंस, ठीक है, इनको कंसेशंस देंगे तो ही जाके चुप करके बैठेंगे नेशनलिस्ट लिबरल, नहीं तो ये चुप करके बैठेंगे नहीं करके। फिर क्या हो गया, इन हैंस आफ्टर 1848 तक जितने रिवोल्ट होने हो गए। 1848 के बाद क्या हो गया, जितने भी राजे थे, ठीक है, कहाँ पे, सेंट्रल ईस्ट यूरोप में, उन्होंने क्या कर दिया, दे इंट्रोड्यूस चेंजेस दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस थी, मतलब लिबरल मिडिल क्लास को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, आर्टिशियंस को, वर्कर्स को, सबको कुछ राइट्स मिले हुए थे, फैसिलिटीज मिली थी। वो सारी फैसिलिटीज वेस्ट में मिली हुई थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी जो राजों ने उनको देनी शुरू कर दी करके। सर्वडम एक गुलामी टाइप आ गया, जो छोटे फार्मर से काम, कंट्रीज काम करवा रहे हैं, बॉन्डेड लेबर टाइप आ गया, वो सारा खत्म कर दिया, ठीक है। कहाँ पे, हैब्सबर्ग में भी खत्म कर दिया, रशिया में भी खत्म कर दिया। हैब्सबर्ग रूलर ने क्या कर दिया, दे ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम दे दिया, किसको, टू द हंगेरियन इन 1867। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे उस समय के किंग्स ने लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को कुछ फैसिलिटीज दी हैं, ठीक। तो क्यों फैसिलिटी दी है कि साइकिल ऑफ रेवोल्यूशंस को रोकने के लिए सारी फैसिलिटीज दी है। तो ये हो गया, इसके साथ हमारा जो ये है पूरा का पूरा थर्ड मॉड्यूल खत्म है, ठीक है। अब थर्ड मॉड्यूल खत्म होने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द, अब शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली। ये हमारा फोर्थ मॉड्यूल आ गया। अब बाकी जितने भी मॉड्यूल हैं, जो सेक्शंस हैं, मॉड्यूल में तो सेक्शंस या पार्ट, जितने पार्ट हैं, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, सभी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका एक ही क्वेश्चन होता है, हर पेज का एक क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सारा हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट।